फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की मंजूरी जरूरी है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले दावा किया था कि दवा कंपनियों के जिस अधिकारी को छुड़ाने वो पहुंचे उसके पास एफडीए की मंजूरी है। और पुलिस को एफडीए की मंजूरी वाली चिट्ठी दिखाने के बाद ही पुलिस ने ब्रुक फार्मा नाम की दवा कंपनी के अधिकारी को छोड़ दिया था। उनको लेटर भी दिखाया कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उनका ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। लेकिन राज्य सरकार ने अगले ही दिन इस दावे को खारिज कर दिया। सरकार ने दावा किया कि कानून के मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी या कोई निजी व्यक्ति दवा नहीं खरीद सकता, इसका अधिकार केवल राज्य सरकार को है। से एफडीए का कोई सवाल ही नहीं आता देने का। जो रूल्स के मुताबिक उनको आज का जो नियम है, आज का जो कायदा है, उसके मुताबिक उनको गवर्नमेंट के माध्यम से ही सप्लाई करना पड़ता है। हालांकि बीजेपी ने महाअघाड़ी सरकार पर हमला करने में देर नहीं की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य में रेमडेसिविर की किल्लत की वजह भ्रष्टाचार है। इनको कमीशन से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा कमीशन कैसा मिले, लोग वहाँ मरे तो चले, इसी तरह की भयानक मानसिकता ये सरकार के लोगों की है। मामला सुर्खियों में तब आया जब प्रियंका गांधी ने देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो इंटरनेट पर डाला। वीडियो उस वक्त का है जब ब्रुक फार्मा कंपनी के अधिकारियों को छुड़ाने देवेंद्र फडणवीस खुद पहुंच गए थे और पुलिस वालों से उनकी तीखी बहस हुई थी। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ कि जो दवाएं महाराष्ट्र पुलिस ने रविवार रात पकड़ी वो कितनी थी, उनका सौदा कंपनी के साथ किसने किया और वो किसे दी जानी थी। यूपी के प्रतापगढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भीषण आग की चपेट में आकर 2 ट्रक जलकर राख हो गए। इस हादसे में एक ड्राइवर की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया गया कि पहले तेज रफ्तार तीनों ट्रकों की आपस में टक्कर हुई, फिर उनमें 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। उसके बाद तो वहां कोहराम ही मच गया। दोनों ट्रकों से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। एक ट्रक में भूसा भरा था जिसने इस आग में घी डालने का काम किया और जिंदा की मर गया। कुछ देर में ही उन 2 ट्रकों का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां से लपटें ना उठ रही हों। उनसे निकलने वाला धुआं चारों तरफ छा गया। ये मंजर काफी डराने वाला था। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के काफी लोग वहां जमा हो गए और उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उनकी मेहनत भी काम नहीं आई। कुछ देर तक तो पानी की बौछार का भी असर नहीं हुआ। इसके बाद वहां एक क्रेन मंगवाई गई और उससे जलते ट्रकों को अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश भी बेकार साबित हुई। करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद आग तो बुझा दी गई, लेकिन इस हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की जान चली गई। मुंबई के कांदिवली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें मास्क न पहनने की वजह से टोकने पर एक आदमी ने बीएमसी कर्मचारी से जमकर बहस की। बताया गया कि ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे उस आदमी ने मास्क नहीं पहना था, जिसके लिए उस पर जुर्माना लगाया गया, जिस पर वो आग बबूला हो गया और अपनी गलती मानने के बजाय बीएमसी कर्मचारी से बहस करने लगा। पुलिस को लेके आओ, आर्मी को लेके आओ, अधिकार टाकने को लेके आओ, वो बिना जुर्माना भरे वहां से जाने की जिद पर अड़ा रहा। हालांकि उसे जाने नहीं दिया गया। चल भाई निकल, रुक। इस बहस के बाद भी वो आदमी बिना कपड़े के दिखाई दिया। आरोप है कि वो शराब के नशे में था और उसने बीएमसी कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे को देखने वहां कुछ लोग भी जुट गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के कोटा से जहां पर 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। दरअसल ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से मौत हुई है, तो स्थिति कितनी भयावह है ये समझा जा सकता है। बड़ी खबर राजस्थान के कोटा से जहां पर 2 लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से ये मौतें हुई हैं। एक तरफ राजस्थान में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं मिल रही है, जिस वजह से मौतें हो रही हैं। और 2 मौतें हुई हैं राजस्थान के कोटा में, जहां पर बताया यह गया कि ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से मौत हुई है। तो क्या ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, सप्लाई क्यों रुकी, ये सवाल है, लेकिन स्थिति भयावह है। भवानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। भवानी, एक तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऊपर से ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुकी है, 2 मौतें हुई हैं, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जसप्रीत, ये सोमवार आधी रात की घटना है जब अचानक जो कोविड अस्पताल है कोटा का, वहां पर रात को मरीजों की कुछ मरीजों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 2 मरीज थे जिसमें जो उनके फैमिली है उनका ये आरोप है कि उस टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही थी रात के टाइम। जब उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाकर का उसके तकरीबन 1 से वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटा लगा, उसके बाद में सप्लाई सुचारू हुई। तब तक दोनों की मौत हो चुकी है और दोनों के परिजनों का कहना है कि सप्लाई रुकने की वजह से मौत हुई। हालांकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने सफाई दी है कि सप्लाई रुकी नहीं थी, जो ऑक्सीजन का प्रेशर था वो एक लेवल पे कम किया हुआ था वो था।
अब सवाल ये है कि चाहे लेवल कम हो या सप्लाई रुकी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई। जी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक बच्ची का खिलौना उठाकर देते नजर आए। जो बाइडेन अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में हुए हमले में मारे गए पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति बाइडेन के अलावा शहीद पुलिस अधिकारी के परिवार के लोग भी बैठे थे। तभी शहीद पुलिस अधिकारी की छोटी बच्ची के हाथ से उसका खिलौना छूटकर नीचे गिर गया। इससे पहले कि वो या उसकी मां उसे उठाने की कोशिश करते, उनके बगल में बैठे जो बाइडेन खुद उठे और उन्होंने वो खिलौना उठाकर उस बच्ची को वापस थमा दिया। उनके इस अंदाज से वो बच्ची भी काफी खुश नजर आई। बाद में ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग भी राष्ट्रपति बाइडेन के इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसी बात पर उसके परिवार वाले अपना आपा खो बैठे। मौत की खबर मिलने के फौरन बाद उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अस्पताल में मौजूद सामान को भी इधर उधर फेंका। परिवार के एक सदस्य को खोने के गम में एक महिला उसके शव के पास बैठकर ही बिलख बिलख कर रोने लगी। इस हंगामे की जानकारी मिलने के बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और बवाल कर रहे लोगों को शांत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे से चीन की टेंशन बढ़ गई है और यही वजह है कि चीन बांग्लादेश को हथियार देने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन के हथियार बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के प्रतिनिधिमंडल को इसी महीने की 11 तारीख को बांग्लादेश दौरे पर भेजा गया, जिसने ढाका में बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ आधुनिक तोपों और नए विकसित हथियारों को लेकर चर्चा की। इतना ही नहीं, खबर यह भी कि 41 विशेषज्ञों का दूसरा दल अगले 3 महीने तक बांग्लादेश के दौरे पर रहेगा, जो कि चीन के T-59 टैंक को और घातक बनाने के लिए बात करेगा। चीन के इन मंसूबों को देखते हुए इसी साल भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और थल सेना प्रमुख MM नरवणे ने बांग्लादेश का दौरा किया था। यूपी के अयोध्या में रामनवमी पर सभी मंदिरों के कपाट बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए और भक्तों से घर पर रहकर ही पूजा करने की अपील की गई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन के अनुरोध पर मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया। मंदिर के आसपास मौजूद दुकानों को भी बंद करवा दिया गया। यही नहीं, मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ ना जुटे, इसके लिए मंदिरों के गेट पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। शहर के अंदर आने वाले रास्तों पर सख्ती बढ़ा दी गई। आधार कार्ड और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद भी बाहर से आने वाले लोगों को शहर में आने दिया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ियों पर मौजूद जंगलों में लगी आग अब वहां की यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। ये आग वहां के जंगलों में एक दिन पहले लगी थी, जो जल्दी ही तेज हवाओं की वजह से रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। आग को तेजी से फैलता देख वहां अफरा तफरी मच गई। हर तरफ धुआं ही धुआं भर गया, जिसके बाद प्रशासन ने इन इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया। बचाव कर्मी लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को इलाका छोड़ने की अपील करते दिखाई दिए। इससे पहले जंगल की ये आग केपटाउन यूनिवर्सिटी के कैंपस तक पहुंच गई, जिसने वहां की कई इमारतों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इन इमारतों से आग की भयंकर लपटें निकलती दिखाई दी। लपटों के रास्ते जो कुछ भी आया वो जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल के लोग आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते दिखे। इस काम में हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली गई, जो पास आसमान से पानी की बौछार करते नजर आए। हालांकि उनकी तमाम मेहनत के बाद भी आग को बढ़ने से नहीं रोका जा सका, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोगों को इलाका खाली करना पड़ा। यूपी में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। यूपी में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के तहत 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सिक्किम में 30 अप्रैल तक सारे शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा राज्य के सभी सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी कर ये बताया गया कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके लिए कई बड़े अधिकारी काम कर रहे हैं ताकि राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरीके से हो पाए।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने की अपील की। मध्य प्रदेश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने सख्ती और बढ़ा दी। नए आदेश के मुताबिक अब राज्य में जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी सरकारी और निजी दफ्तर 25% की जगह सिर्फ 10% स्टाफ के साथ ही खुलेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने सभी तरह के फैसले लेने के अधिकार 3 सदस्यों की कमेटी को दे दिए। इस कमेटी में मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव शामिल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सभी रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए डालने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों से दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील करते हुए सभी के लिए खाने, रहने और इलाज की व्यवस्था करने की बात कही। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए चंडीगढ़ और मोहाली में आज पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। इस बीच जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर, म्यूजियम और लाइब्रेरी बंद रहेंगी। यही नहीं, 23 अप्रैल को रात 8 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन भी लागू किया जाएगा। इमरान खान आखिरकार पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गए। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान सरकार ने हिंसक प्रदर्शनों के बाद आखिरकार टीएलपी के मुखिया शाद रिजवी को रिहा कर दिया। गिरफ्तार किए जाने के बाद शाद रिजवी को लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में रखा गया था। वहीं टीएलपी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। यही नहीं, सरकार ने तहरीके लब्बैक के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेने का भी ऐलान कर दिया। और इतना ही नहीं, फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र में प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने के मामले में पाकिस्तान समेत कई देशों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। पाकिस्तान में टीएलपी ने इन प्रदर्शनों की अगुवाई करते हुए फ्रांस से रिश्ते तोड़ने और उसके राजदूत को वापस भेजने की मांग की थी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां बन रही एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस बिल्डिंग में यह आग कैसे लगी, इसकी जांच जारी है। लेकिन रिहायशी इलाके में बन रही इस इमारत में आग लगते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि चंद मिनटों में ही आग ने काफी विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग खतरनाक लपटों में धधकती दिखाई दी। आग के ये भयंकर शोले 100 फीट से भी ज्यादा ऊपर तक उठते नजर आए। यही नहीं, इस बीच वहाँ कई धमाके भी होते सुनाई दिए। आग के विकराल रूप को देखकर आसपास की इमारतों में रहने वाले लोग भागकर सड़क पर आ गए। तभी अचानक वहां से गुजर रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाके होने शुरू हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। So as a precautionary measure, we did evacuate all the adjacent buildings. बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने के लिए हाइड्रोलिक क्रेनों की मदद भी ली गई, जिन पर चढ़कर दमकल कर्मी आग की लपटों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। हालांकि आग बुझने तक पूरी इमारत जलकर राख हो गई। पंजाब के लुधियाना से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कई बीघे में फैली पराली लपटों की भेंट चढ़ गई। बताया गया कि बिजली की तारों से निकली चिंगारी और तेज हवाओं की वजह से ये आग लगी, जो कुछ ही देर में एक खेत के बड़े हिस्से में फैल गई। इस हादसे से वहां हड़कंप मच गया। आसपास के लोग धधकती आग को बुझाने में जुट गए। डर इस बात का था कि कहीं ये लपटें उस इलाके को ही ना चपेट में ले ले, क्योंकि इस आग को एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंचने में जरा भी वक्त नहीं लगा। दूसरे खेतों में भी आ गई। जगह जगह से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और जलती पराली से निकलने वाला काला धुआं तेजी से आसमान की तरफ फैलने लगा। बढ़ गई है काफी क्या? हाँ, बढ़ गया काफी। एक खेत तो जल के अब दूसरा में लग गया जी। एक के बाद एक खेत में झुलस रही पराली को बचाने के लिए कुछ किसान जूझते नजर आए, लेकिन जबरदस्त लपटों के आगे वो बेबस दिखे। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही खेतों से फसल काटी गई थी। यूपी में कोरोना मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने के लिए सीएमओ की चिट्ठी वाली शर्त हटा दी गई। यूपी में अब सीएमओ की तरफ से जारी खत के बिना कोरोना के मरीज अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे। कई लोगों की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। इससे पहले सीएमओ से अस्पताल में भर्ती होने की चिट्ठी हासिल करने के लिए लोगों को कई चक्कर लगाने पड़ रहे थे। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में 2000 से ज्यादा कोरोना मरीज खुलेआम घूम रहे हैं। आरोप है कि वहां के स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसे 2100 मरीजों की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को हर बार संख्या जाती है, उसमें से अधिकतर ट्रेस हो जाते हैं, कुछ एक बच जाते हैं। पंजाब के मोहाली में हाईटेक इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर दे रही है। कंपनी के मालिक रुपिंदर सिंह सचदेवा ने बताया कि वो पिछले साल कोरोना की शुरुआत से ही ये काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनकी तरफ से कई अस्पतालों में भी मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं। जब भी किसी को सिलेंडर की जरूरत पड़े वो आ सकता है।
मुंबई पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये दोनों आरोपी कोरोना की झूठी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट बनाकर लोगों को बेचते थे। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेडों की कमी के मसले पर घमासान मच गया। बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की भारी किल्लत है। उन्होंने कोई सबक लिया होता तो आज कोविड के बेड्स की इतनी महामारी ना होती, आज ऑक्सीजन की इतनी कमी ना होती। लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। 4 से 5 दिन में, 6 दिन में मैक्सिमम 2700 बेड्स की कैपेसिटी और बढ़ा देंगे। करीब 2500 बेड्स इस समय भी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में खाली हैं। भोपाल में एक दुकानदार ने अंतिम संस्कार का सामान बेचने के लिए मोबाइल वैन शुरू की। इसके जरिए मुफ्त में लोगों को सामान दिया जाता है। भोपाल में लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद है। ऐसे में लोगों को अंतिम संस्कार के लिए चीजें जुटाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान तो बंद है, लेकिन मोबाइल वैन से आपको पूरा सामान मिलेगा। राजस्थान में शराब की दुकानों को छूट मिलने पर दूसरे कारोबार से जुड़े लोगों की नाराजगी बढ़ गई। वहाँ पिछले 2 दिनों से लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से ज्यादातर दुकानें बंद हैं। मार्केट बंद भी है और कुछ खुले भी हैं। और ये तस्वीर जयपुर के अजमेर रोड की है, जहां शराब की दुकानें खुली नजर आ रही है। उसको लेकर कई लोगों को आपत्ति है। कुछ व्यापारी संगठनों के लोगों ने तो सरकार के इस फैसले का विरोध भी कर दिया है। ये शराब की दुकान खोलने से कोई फायदा नहीं है। पूरे पिछले लॉकडाउन के अंदर में वाइन शॉप बिल्कुल बंद थी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 62,000 मरीज सामने आए, जबकि कोरोना से 519 लोगों की मौत हुई है। इस साल अब तक एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। वहीं राज्य में कोरोना से बेकाबू होते हालात को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। राज्य में पहले से लागू पाबंदियों के नाकाफी साबित होने की वजह से लॉकडाउन की संभावना बढ़ गई है और इस बात की उम्मीद है कि महाराष्ट्र में आज अगले कुछ घंटों में लॉकडाउन लग सकता है, जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। हालांकि इस बीच जरूरी सेवाएं, दवा, अस्पताल, दूध, फल और सब्जी बेचने वालों को छूट मिल सकती है। जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के आज मंत्रिमंडल में चर्चा हुई, कैसे देखते हैं कितना जरूरी है 100% लॉकडाउन, क्योंकि लोग अभी भी रास्ते पर हैं, केसेस कम नहीं हो रहे। लॉकडाउन सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने बहुत जोर से मांग की कि भाई लॉकडाउन के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। और सही माने अगर हमारी संख्या में कटौती करना है या सही माने अगर संख्या कम करना है तो कोई भी हालत में हमारे को लॉकडाउन के सिवाय पर्याय नहीं है। तो एक दिन का एक नौबत यानी अभी एक अपॉर्चुनिटी देके यानी नोटिस देके कल रात से वो डिसीजन हो जाएगा। हमारे साथ नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। सर, आज किस तरीके से कैबिनेट में चर्चा हुई, खास करके लोग सड़कों पर हैं, आप लगातार ये कह रहे हैं कि दवाइयों की कमी है, बेड्स की कमी पड़ रही है, लेकिन लोग तैयार नहीं है मानने के लिए। आज क्या चर्चा हुई? नहीं, आज के कैबिनेट में सभी मंत्री महोदय जी ने पूरी तरह आग्रह किया है मुख्यमंत्री महोदय जी से कि ये कड़क लॉकडाउन की आवश्यकता है। अगर चेन कोविड की ब्रेक करनी है तो इसके लिए इसके दूसरा कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि संचारबंदी निर्बंध हम लोग देख रहे हैं, लेकिन लोग घूम रहे, गाड़ियाँ चल रही है और नंबर्स नीचे नहीं आ रहे और लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं कम पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो उसको भी मर्यादा है, उसको भी लिमिट है। बाहर राज्यों से भी हम लोग ऑक्सीजन ला रहे हैं यहाँ पर, और सभी पर अभी निर्बंध है, मर्यादा है। और निश्चित रूप से ऐसे ही आंकड़े बढ़ते रहेंगे तो बहुत राज्य में चिंताजनक परिस्थिति निर्माण हो चुकी है और इसे और नहीं बिगड़ने देना है। तो निश्चित रूप से कठोर लॉकडाउन की आवश्यकता है और सभी लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, उनको विनती की है और मुख्यमंत्री महोदय इस पर निश्चित रूप से निर्णय घोषित करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना जरूरी काम के बाहर सड़कों पर घूमते दिखाई दिए, जिन्हें बाद में पुलिस की मार खानी पड़ी। मंडला से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस मोटरसाइकिलों से बाहर निकलने वालों पर प्लास्टिक की पाइप बरसाती नजर आई। कर्फ्यू तोड़ने पर मोटरसाइकिलों के टायर की हवा निकाल दी गई। इसके साथ ही पुलिस ने इस तरह की गलती करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी।
इतना ही नहीं, कई लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई गई। कर्फ्यू में गाड़ियों की जांच करने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए थे। वहीं उन दुकानों को भी बंद कराया गया जो चोरी छिपे खोले गए थे। पूरे शहर में इसी तरह का नजारा दिखाई दिया। देवास में भी कर्फ्यू तोड़ना कई लोगों को महंगा पड़ा। इस दौरान तय वक्त से ज्यादा समय तक एक शोरूम खोले रखने के आरोप में प्रशासन ने कार्रवाई की। कर्फ्यू तोड़ने वालों पर सख्ती की ऐसी ही तस्वीरें राज्य के कई दूसरे जिलों से भी सामने आई। देशवासियों से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपील की कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझा जाए। उन्होंने साफ कहा कि लोगों की सेहत के साथ अर्थव्यवस्था की सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। पीएम ने संबोधन में यह भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का काम लगभग पूरा होने की वजह से कोरोना से लड़ाई में देश को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू होने के बावजूद उन लोगों को टीका लगाने का काम नहीं रुकेगा जिन्हें पहले से टीका लगाया जा रहा है। हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के पहले दिन राजधानी की अहम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। भीड़भाड़ वाले हालात इलाके जो थे वहां दिल्ली की सीमाओं पर बने दिखे, जहां पुलिस वाले दिल्ली में घुस रही गाड़ियों की जांच करते रहे और हर गाड़ी को रोककर उससे दिल्ली में आने की वजह पूछते रहे। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आने की इजाजत दी गई। इसके अलावा जिनके पास ट्रेन या फ्लाइट की टिकट हो उन्हें भी नहीं रोका गया। दिल्ली पुलिस के जवान मास्क और फेस शील्ड लगाकर पूरी सावधानी के साथ जांच में जुटे रहे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर का नजारा है और यहाँ से उत्तर प्रदेश नोएडा से आने वाले जितने भी वाहन है वो दिल्ली में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली के अंदर के इलाकों में सड़कों पर ट्रैफिक न के बराबर ही रहा। हमेशा ट्रैफिक जैम से बेहाल रहने वाले द्वारिका मोड़ पर भी इक्का दुक्का गाड़ियां दिखी, जिसकी जांच में पुलिस वाले लगे रहे। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर भी रहा, जहां पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगाकर बैठे रहे। ज्यादातर गाड़ियां जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई या माल ढुलाई से जुड़ी हुई दिखी, जिन्हें रोका नहीं गया, जबकि हर संदिग्ध गाड़ी को रोककर पूछताछ की गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के चालान भी किए गए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 28,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जो महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस है। यही नहीं, इस बीमारी की चपेट में आने से रिकॉर्ड 270 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में 85,000 से ज्यादा एक्टिव केस है और मरने वालों का आंकड़ा 12,500 के पार पहुंच चुका है। ऊपर से अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी ने लोगों के साथ साथ सरकार की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर फैसला ले लिया। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि कोरोना वायरस से हालात बिगड़ने के बाद आईसीएसई ने 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द नहीं किया गया है। पहले ही 12वीं की परीक्षाओं को टालने का ऐलान किया जा चुका है। 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान जून में किया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के दावे पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया कि दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा है। यही नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से मदद भी मांगी। इससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में ये जानकारी दी गई। दिल्ली में 220 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और 378 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। यही नहीं, गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके ये भी कहा गया कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसके लिए कई बड़े अधिकारियों को लगाया गया है जो ये देख रहे हैं कि हर राज्य को ऑक्सीजन सही तरीके से मिले। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। कोरोना संकट में सख्ती के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिल गई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी है। यानी यूपी के उन 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा जिसका आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाहकार नियुक्त किया जो इन शहरों की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देंगे। अब इस मामले में की गई सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। इस बीच सरकार ने उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, यानी शनिवार और रविवार बंद रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी और इस दौरान सैनिटाइज करने का काम भी चलेगा। कोरोना से जूझ रहे देश के लिए केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया है। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि इससे रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई भी बढ़ेगी, साथ ही इससे लागत भी घटेगी। इससे पहले सरकार ने रेमडेसिविर के दाम कम किए थे। एक दिन में कोरोना के 3000 से ज्यादा केस मिलने से उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और इस बीमारी की चपेट में आने से 27 लोगों की जान चली गई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने पाबंदियों को और सख्त कर दिया। अब शनिवार और रविवार को सभी बाजार, मॉल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। पूरे राज्य में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थान बच्चों और शिक्षकों के लिए 1 मई तक बंद रहेंगे। पाकिस्तान में फ्रांसीसी राजदूत के देश से निकालने को लेकर बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि शांत स्वभाव के माने जाने वाले पाकिस्तान के पूर्व पीएम शाहिद खाकन अब्बासी ने स्पीकर असद कैसर को जूतों से मारने तक की धमकी दे दी। यूपी के बलिया में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बदमाश अवैध हथियार बनाने और उसे बेचने का काम करता था। पुलिस को उसके पास से कई तमंचे भी बरामद हुए हैं, जिसे वो पंचायत चुनाव में खपाने की कोशिश में जुटा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए टाटा ग्रुप की तरफ से 24 क्रायोजेनिक कंटेनर मंगाने के फैसले का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में महज 8 दिनों के अंदर कोरोना के केस दोगुने हो गए। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में कोरोना के 9,800 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जो महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं। हरियाणा की भिवानी में अपनी दादी के साथ बस स्टैंड पर बैठे 5 साल के बच्चे का बदमाशों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते हुए दंगों के आरोपी तहरीक-ए-लब्बैक के नेता साद हुसैन रिजवी को रिहा कर दिया। 12 अप्रैल से लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद साद हुसैन रिजवी को रिहा करने का फैसला पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री की कट्टरपंथी संगठन के साथ हुई बातचीत के बाद लिया गया। अमेरिका के मिनेसोटा में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
अदालत ने पुलिसकर्मी डेरेक चौबिन को इस केस में दोषी मानते हुए उसे जेल भेज दिया। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पिछले साल 25 मई को पुलिस की ज्यादती की वजह से मौत हो गई और तब से पूरे अमेरिका में उसे इंसाफ दिलाने की जंग छिड़ी हुई थी। कोर्ट का फैसला आते ही इसके लिए लड़ रहे लोग खुशी से झूम उठे। अदालत के बाहर जमा हुई लोगों की भीड़ तालियां बजाकर और एक दूसरे से गले मिलकर जॉर्ज फ्लॉयड को मिले इंसाफ का जश्न मनाती दिखाई दी। इतनी लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत पर कुछ लोग भावुक भी हो गए। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने बताया कि इस फैसले से उन्हें काफी हिम्मत मिली और अब वो रंगभेद से जुड़े बाकी मामलों पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। I'm super grateful that this is the verdict and that we can now move to the next case with joy and hope. इससे पहले कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 45 साल के डेरेक चौबिन को जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का दोषी करार दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी पहनाकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ वैक्सीन पर मचे घमासान के बीच दो राहत भरी खबरें आई। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की इजाजत मांगी। ये टीका सिंगल डोज यानी एक बार लगवाना होता है, जबकि अभी जो दो वैक्सीन है यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके इस्तेमाल के लिए आपको 2 डोज लगवानी होती है। ऐसे में इनकी कमी ना हो, इसलिए भारत बायोटेक ने टीका लगाने की मुहिम में तेजी लाने के लिए उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया। कंपनी के मुताबिक अब वो सालाना 70 करोड़ डोज तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से झकझोर कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुत्तों के झुंड ने 7 साल की एक बच्ची पर हमला कर दिया। बताया गया ये बच्ची कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकली थी। तभी गली के कुछ कुत्ते उस पर टूट पड़े। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि बच्ची जैसे ही एक गली के पास पहुंची, तभी कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया। उन्होंने उस मासूम को सड़क पर गिरा दिया। इतने में कुछ और कुत्ते भी उसके साथ जुड़ते चले गए। हमले के दौरान कुत्तों ने उसे सड़क पर कुछ दूरी तक घसीट दिया और वो बच्ची खुद को बचाने के लिए कुछ न कर सकी। बच्ची को कुत्तों से घिरा देख सड़क से गुजर रहे कुछ लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और हमलावर कुत्तों को वहां से भगाया। इस हमले में बच्ची जख्मी हो गई, जिसका अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव के समय एक मतदान केंद्र पर हुए हंगामे और तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया। बताया गया कि ये वीडियो वहां के त्रिलोकपुर बूथ का है, जहां 2 दिन पहले दूसरे चरण में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और तभी कुछ लोगों ने इस मतदान केंद्र पर धावा बोल दिया था, जिसकी डरा देने वाली एक झलक सामने आई इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दी। मतदान के बीच कुछ लोग अचानक इस बूथ पर पहुंचे और उस पर टूट पड़े। चंद मिनटों में लोगों ने पूरे पोलिंग बूथ को तहस नहस कर दिया। कुर्सियां, मेज, यहाँ तक कि मतपेटियों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। बेखौफ तोड़फोड़ और हंगामा कर रहे ये लोग एक उम्मीदवार के समर्थक बताए गए। कानून को ताक पर रखकर खुलेआम कोहराम मचाने वाले इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उन्हें पकड़ने की कवायद शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी को कोरोना हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद केजरीवाल भी क्वारंटीन हो गए। हांगकांग ने भारत से आने वाली सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी। हांगकांग का दावा है कि दिल्ली से गए 49 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस की उड़ानों पर भी बैन रहेगा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के एक जज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बताया गया कि ये जज पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले की सुनवाई से जुड़े थे, लेकिन कोरोना रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए। इन नंबरों पर फोन कर लोग कोरोना संकट में मदद मांग सकते हैं। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर बीकेसी पर फिर वैक्सीन खत्म हो गई, जिसके बाद वहां बैरिकेड लगाकर अंदर जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया। ऐसे में टीका लगवाने पहुंचे लोगों की भीड़ वहां धीरे धीरे इकट्ठा होती चली गई। यहाँ पर वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से लोगों का जमावड़ा जम गया है। इन हालात में कुछ लोगों ने 1 मई से 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के फैसले पर सवाल उठा दिए। भीड़ तो होने वाली है, क्योंकि अभी सीनियर सिटीजन खत्म नहीं हुआ है तो बच्चे लोग को कहाँ से पूरा पड़ेगा।